हाँ जी दोस्तों, जो लास्ट सेशन अपने ज्योमेट्री का किया था उसमें जो लास्ट थ्योरम हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो थी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपने लास्ट वीडियो पहले देखना है और उसके बाद में आगे जो है वो कंटिन्यू करना है, इस वीडियो पे आना है, क्योंकि मैं चीज़ें जो है वो पीछे जिन चीज़ों का बेस आपका क्लियर हो चुका उन पे बेस्ड जो आगे थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। आज जो हम डिस्कस करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, उनमें पहली जो डिस्कस कर रहे हैं वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पर ही बेस्ड है। थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये बोलती है कि कोई सर्कल जो है उससे एक उसको टच करते हुए एक स्पर्श रेखा गुजर रही है, एक टेंजेंट गुजर रही है, और जिस पॉइंट पे टच करती है वहाँ से अगर आप एक कोई कोड लेते हैं, एक जीवा लेते हैं, तो ये जीवा अगर इस तरफ एंगल थीटा बनाती है तो इस जीवा इस कोड से इस स्पर्श रेखा इस टेंजेंट का जो एंगल है वो भी थीटा होगा। समझ गए? और अगर ये कोड जो है वो इस तरफ एंगल कुछ भी अल्फा बनाती है तो इस कोड से इधर का ये जो एंगल है ये पूरा अल्फा होगा। ये बात हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड जो है वो आगे अपने को थ्योरम डिस्कस करनी है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप मेंसुरेशन के लिए तैयार करना चाह रहे हैं अपने आप को, चाहे आप ज्योमेट्री के लिए करना चाह रहे हैं, ये जो थ्योरम्स आपको लास्ट सेशंस में मिली है और आज भी जो मिल रही हैं, ये इनका एप्लीकेशन दोनों चैप्टर्स में है, मेंसुरेशन में भी है और ज्योमेट्री में भी है, ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक कोई सर्कल है, उस सर्कल से आपने जो है वो एक टेंजेंट निकाल दी, उस सर्कल से आपने एक टेंजेंट निकाल दी और इस जगह से यहां से आपने कोई भी एक जो है वो सेकंड निकाल दी। समझ गए? अब इस टेंजेंट और सेकंड में मेंसुरेशन पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन का डेरिवेशन जो आएगा वो ज्योमेट्री में आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे पूछ लिया जाएगा और मेंसुरेशन में यहां पे कोई नंबर्स में वैल्यू देके पूछ लिया जाएगा। ये हमारे पास में एक जो है वो कुछ भी सपोज ए बी स्पर्श रेखा है और ये सी और डी ये जो है वो एक सेकंड है। ठीक है, सवाल क्या पूछेंगे, जब ज्योमेट्री में पूछेंगे तो यहां पे एक रिजल्ट आएगा ए बी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी। ए बी स्क्वायर जो है वो ए सी इंटू ए डी के इक्वल होता है, ए सी इंटू ए डी के इक्वल होता है। ये रिजल्ट जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ए बी क्या है? टेंजेंट है। ए बी का जो स्क्वायर है वो ए सी और ए डी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। समझ गए? अब हमें ये प्रूव करना है कि ये बराबर क्यों होगा, और ये प्रूव जो होगा वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बेसिस पर होगा। किसके बेसिस पर होगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बेसिस पे होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको यूं मिला देते हैं। समझ गए? अब आप ध्यान से देखिए कि अगर यहां एंगल थीटा है, इस जगह पे एंगल थीटा है और यहां रख लीजिए, इसको मान लेते हैं, ये BC जो है वो क्या मान लेते हैं? इस सर्कल की एक जीवा मान लेते हैं, कोड मान लेते हैं। इस जीवा द्वारा सर्कल के ये जो पार्ट है, ये जो सेक्टर है, इसमें परिधि पर कोई एंगल बना थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस स्पर्श रेखा पे और इस जीवा के बीच का ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा? थीटा होगा। समझ गया नहीं समझ गए? ये वाला जो एंगल है इसे अपन ने कुछ भी मान लिया, सपोज इस एंगल को अपन ने मान लिया x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। ये एंगल सपोज मैंने y मान लिया, ये एंगल सपोज मैंने कितना मान लिया? y मान लिया। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक DBC एक ट्राइंगल है और DBC ट्राइंगल में ये जो C पे जो एक्सटीरियर एंगल है ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, जो दोनों इंटीरियर एंगल्स है इनके सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये x है और ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? x प्लस थीटा हो जाएगा। आपको पहले मैंने करवाया हुआ है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर
एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, ठीक है, क्योंकि इसका, इसका और इसका, इन तीनों का जो सम है वो भी 180 है, और इसका मिला के सम है वो भी 180 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये तो दोनों जगह पे कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू जो है वो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगी। द सेम वे डीसी एक लाइन आ रही है ट्राइंगल डीबीसी में, तो जो सी पे जो एंगल बन रहा है वो सामने वाले दोनों एंगल थीटा और एक्स के सम के इक्वल होगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक ये पूरा एंगल है ट्राइंगल ए बी डी में एंगल बी, ये आ गया एक्स प्लस थीटा, समझ गए। एक एंगल आ गया थीटा और एक एंगल आ गया वाई। और ट्राइंगल ए सी बी में देखिए, एक एंगल आ गया थीटा, एक एंगल आ गया एक्स प्लस थीटा और एक एंगल आ गया वाई, समझ गए। तो हमें यह पता लग गया कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी जो है वो एक दूसरे के सिमिलर है, समझ गए। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने किसी के सामने रख दिया, एक फिक्स फॉर्मेट है। फॉर्मेट का तरीका क्या है कि आप पर्टिकुलर एंगल का एक सीक्वेंस लीजिए, सीक्वेंस चाहे कैसे भी ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप एंगल वाई लें, पहले आप थीटा लें, पहले आप एक्स प्लस थीटा लें, कुछ भी जो आपका दिल करता है वो लिख दीजिए। अपन ने सीक्वेंस ले लिया, फॉर एग्जांपल थीटा एक्स प्लस थीटा और वाई, थीटा एक्स प्लस थीटा और वाई, ये सीक्वेंस ले लिया। इस पे इस ट्राइंगल में देखो, थीटा एक्स प्लस थीटा और वाई पे कौन कौन है, बी सी और ए, समझ गए, कौन है, बी सी ए। तो ट्राइंगल बी सी ए, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखें तो वही सीक्वेंस थीटा एक्स प्लस थीटा और वाई, मतलब डी बी और ए, ये जो है दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, समझ गए। ट्राइंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी ए, गॉट इट और नॉट। और यहां पे देखिए BC जो है, जब आप सीक्वेंस में लिखेंगे ना तो इससे ये पता लगता है कि इस छोटे ट्राइंगल का BC और इस बड़े ट्राइंगल का DB ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। CA और BA जो है, छोटे की CA और बड़े की BA, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड है। और छोटे ट्राइंगल का BA और यहाँ पे DA ये भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड है। इनका तरीका क्या है कि इनकी पोजीशनिंग का ध्यान रख लीजिए, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें यह प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। तो जब AB का स्क्वायर लाना है तो इसका तरीका क्या है कि एक बार AB इधर आएगा और एक बार AB इधर आएगा, समझ गए। ये कई बार स्टूडेंट्स को जो है वो पता नहीं लगता, तो पजल होते रहते हैं आप। तो अगर आपको AB स्क्वायर लाना है तो वो तभी होगा कि एक बार AB आप यहां लाएं और एक बार AB यहां लाएं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं सोचना, हमारी जो पोजीशनिंग है वो फिक्स हो गई। अगर इस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो है उसको AB लेंगे, इसमें न्यूमरेटर को, तो AB की पोजीशनिंग देख लीजिए, A और B 3 और 1 नंबर पोजीशन पे है, तो यहां 3 और 1 नंबर पोजीशन लिख दीजिए, A और D, समझ गए। और यहां नीचे AB 3 और 2 नंबर पोजीशनिंग पे है, तो यहां 3 और 2 नंबर पोजीशनिंग पे AC है, वो यहां नीचे लिख दीजिए। और अब आप देखेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये क्योंकि हमने पहले क्या काम किया है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है उसको डिस्कस किया है, तो आज के वीडियो में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे बेस्ड ये जो थ्योरम है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। एग्जाम में यूजुअली ये सवाल फिगर दे के पूछ लिया जाता है। अच्छा, एग्जाम में वो क्या करेंगे, यहाँ कोई वैल्यू दे देंगे, AB की दे देंगे और CD की दे देंगे। अगर मेंसुरेशन में पूछेंगे तो वो क्या करेंगे, AB की कुछ वैल्यू दे देंगे यहाँ पे और CD की कुछ वैल्यू दे देंगे और AC पूछ लेंगे, समझ गए। जब ये ज्योमेट्री में पूछेंगे तो डायरेक्ट इस तरीके से पूछ लेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। एग्जाम में कभी ये सवाल आ जाता है तो मैं बता देता हूं कि ऑलमोस्ट इसका फिगर आज तक जैसे आया है वो कैसे आया है। बहुत बार ये सवाल एग्जाम में आया है और इस टाइप का फिगर वो फिक्स फॉर्मेट है, बना के दे देते हैं, ऐसे इसको P बोल देते हैं, इसको T बोल देते हैं, और ऐसे आपने कुछ जो है वो एक सेकंड निकाल दी, इसका कुछ भी नाम दे दिया, P T Q R ऐसे कुछ दे दिया, समझ गए। तो अगर यहाँ पे भी आपको प्रूव करना पड़े तो आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पे
PT TQ को मिला दिया, ये आया। अब आप ध्यान से देखोगे, देखो पहले जो है वो आपको आदत थोड़ी देर में हो गई होगी क्योंकि नीचे हम बार बार स्पर्श रेखा ला रहे थे। अभी भी आपको थोड़ा सा यहाँ पहचानने में दिक्कत आएगी कि ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इस बार ये स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर ये थीटा है और ये आपके पास कोण है, जीवा है, जीवा से इस तरफ अगर एंगल थीटा बन रहा है, समझ गए, तो इस जीवा के इस तरफ ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो स्पर्श रेखा टेंजेंट के साथ एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। समझ गए, ठीक है। और ये सपोज आपने कुछ भी रख दिया, ये थीटा रख दिया, सपोज ये आपने एक्स रख दिया, तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल क्या आप बता सकते हैं कि कितना होगा। ये जो एंगल है, ये एंगल ध्यान से देखो, ट्रायंगल QTR जो है उसमें QR एक स्ट्रेट लाइन बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या आपको पता लग गया कि ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और इसके सामने जो दोनों एंगल है वो कौन है, थीटा और एक्स। इसका मतलब ये थीटा प्लस एक्स के बराबर होगा। और इस एंगल को आपने कुछ भी बोल दिया, सपोज आपने XY बोल दिया, तो वापस वही कहानी आ जाएगी कि थीटा x प्लस वाई और y, और इसमें देखोगे बड़े ट्राइंगल में तो थीटा x प्लस थीटा और y। समझ गया नहीं समझ गए, ठीक है। तो यहां पे आपको पहचान होनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है। इन डेरिवेशन का बहुत ज्यादा, दिस डेरिवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटीरियर एंगल पे या यहां पे या इस एक्सटीरियर एंगल पे कहीं पे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो ये डेरिवेशन जो है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। यहां से अगर आप वापस डिराइव करना चाहते हैं तो देख लीजिए, मैं आपको सीक्वेंस इस बार चेंज करके बता देता हूं। पिछली बार अपन ने थीटा x प्लस थीटा और y लिया, इस बार आप और कुछ ले लीजिए, y ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, x प्लस थीटा ले लीजिए, ये एंगल रख लिया अपन ने, y थीटा x प्लस थीटा। अब y थीटा x प्लस थीटा मतलब PTQ, ट्राइंगल PTQ, ये सिमिलर होना चाहिए y थीटा एक्स प्लस थीटा के, y थीटा एक्स प्लस थीटा के PRT, ये सिमिलर होना चाहिए PRT। समझ गए नहीं समझ गए। अब आप देखिए ये जो है वो टेंजेंट है, तो PT का स्क्वायर बराबर PQ इंटू QR प्रूव करना है, तो हमें PT का स्क्वायर लाना है। तरीका मैंने आपको बता दिया, आप PT यहां एक बार रख दीजिए और इधर नीचे PT रख दीजिए। समझ गए नहीं समझ गए। अब पहले में से आपने PT यहां रखा, ये PT 1-2 नंबर पोजीशन पे है, तो यहां 1-2 नंबर पोजीशन पे जो वैल्यू है वो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, और यहां नीचे PT है वो 1 और 3 नंबर पोजीशन पे है, तो यहां 1 और 3 नंबर पोजीशन पे PQ है, PT और PQ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होएगी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब संगत बुझाए, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो PT इंटू PT क्या बन गया, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PR। समझ गए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। फाइन, अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, पहले वाले का भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ये फिगर मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि यूजुअली इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और पहले वाला इसलिए करवाया क्योंकि आपको जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है वो उसी तरीके से समझाई हुई थी, तो चाहे इस तरीके से आता है चाहे इस तरीके से आता है, आप इसको पहचानने में सक्षम होने चाहिए। फाइन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अगर जरूरत है तो आगे बढ़ते हैं। कोई एक सर्कल है, इस सर्कल में यहां से आपने 2 जो है वो जीवाएं बाहर निकाल दी, जीवाएं थी आगे निकल गई, सेकंड बन गई, और ये सर्कल से बाहर आके कहीं मिल रही है, ये सर्कल से बाहर आके कहीं मिल रही है। इस पे भी सवाल दोनों चीजों में पूछा जाएगा, ज्योमेट्री में भी पूछा जाएगा और मेंसुरेशन में भी पूछा जाएगा, और दोनों जगह पे पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये दोनों की कॉमन थ्योरम्स है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आपने कुछ भी इनको नाम दे दिया, ABCDE दे दिया, समझ गए। अब यहां एक रिजल्ट है, यहां एक रिजल्ट ये है कि CB इंटू CA, CB इंटू CA जो है वो CD इंटू CE के बराबर होगा, समझ गए। अब ये बराबर क्यों होगा ये एक बार मैं अभी बता देता हूं, फिर एक बार जो है वो वापस बताऊंगा, क्योंकि यहां पे
इसको समझाने से पहले हमें एक चीज और डिराइव करनी पड़ेगी, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें यह कहा जाता है कि सर्कल जो है उसके सरकमफ्रेंस पे सिचुएटेड किन्हीं भी 4 पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो इस तरीके से ये आपके सामने जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जो एक चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज के चारों पॉइंट्स जो हैं, चारों वर्टेक्स कहां पे हैं? इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे है, जो आपका वृत्त है उसकी परिधि पे है। तो ये आमने सामने के कोण जो है वो हमेशा 180 डिग्री होंगे। आमने सामने के कोणों का योग, जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। समझ गए? अगर ये 70 होगा तो ये 110 होगा, अगर ये 90 होगा तो ये 90 होगा, अगर ये 50 होगा तो वो 130 होगा। ये हर हालत में होगा। ये अपन अभी प्रूव कर लेंगे 2 मिनट बाद में। एक बार आप इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए वहां पे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इनमें से कुछ भी अगर यहां पे सपोज ये एंगल x है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये फिर जो है वो क्या है? 180 माइनस x है। समझ गया नहीं समझ गए? अगर ये x है तो ये 180 माइनस x है, और अगर ये 180 माइनस x है तो ये वाला फिर x है। इन दोनों का जोड़ भी 180 है और इन दोनों का जोड़ भी 180 है। तो इसका मतलब है कि ये अगर x होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाहर वाला एंगल, ये सामने वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 और इसका सम भी 180, तो ये तो कॉमन हो गया और ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। समझ गए नहीं समझ गए? द सेम वे अगर ये एंगल x है तो ये एंगल क्या होगा? y होगा, और वो y होगा तो ये भी y होगा। वही सेम बात, समझ गए? और इसको अपन ने z मान लिया, तो x y z, और यहां पे x y z। समझ गए? इसी से अब आपको क्या करना है, इसकी सिमिलैरिटी प्रूव करते हुए, सिमिलैरिटी लेते हुए, सिमिलैरिटी तो प्रूव होगी क्योंकि दोनों, ये जो ट्रायंगल है छोटे वाला और वो जो ट्रायंगल है बड़े वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीनों एंगल्स जो है वो सेम है। और अगर तीनों एंगल सेम है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है। समझ गए? तो अब आप देखिए, कुछ भी लिख लेते हैं अपन, सीक्वेंस x y और z लिख लेते हैं। तो x y z, छोटे ट्रायंगल में x y z मतलब b d c। समझ गए? किसके सिमिलर होगा? बड़े ट्रायंगल में x y z का सीक्वेंस लेना है, e a c के, e a c के। समझ गए? अब आप देखिए कि हमें जो है वो BD नहीं लेना है, हमें लेना है क्या चीज? BC ले सकते हैं अपन और DC ले सकते हैं, क्योंकि इससे तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना। हमें किन किन साइड्स का यूज करना है? BC का करना है। यहाँ पे BD ये वाली साइड है तो इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए ये नहीं लेंगे। इसके अलावा जो 2 चीजें बनती है वो ले लेते हैं। BD को छोड़ देते हैं, एक BC बनेगी, एक DC बनेगी। कैसे भी लिख लीजिए। सपोज आपने ऊपर 1 3 लिखा, BC लिखा, और नीचे आपने 2 3 लिखा, DC लिखा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर BC 1 3 पे है तो 1 3 पे क्या आएगा? EC आएगा, और नीचे DC 2 3 पे है तो 2 3 पे AC आएगा, और BC इंटू AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? BC इंटू AC। ये जो साइन लगता है ना, मल्टीप्लीकेशन का होता है। BC इंटू AC इज इक्वल टू CE इंटू CD। और अब देखिए कि क्या कहना चाह रहा है ये, CB इंटू CA, CB इंटू CA इज इक्वल टू CE इंटू CD इज इक्वल टू CE इंटू CD। इस पार्ट का और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन वही होगा जो इस पार्ट का CD का और CE का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है? ये चीज आपकी प्रूव हो गई। लेकिन ये प्रूव जब हुई तो अपन ने एक चीज गारंटेड ले ली, अंडरस्टूड मान ली कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स है इनका सम 180 डिग्री होता है। अगर ये सम 180 डिग्री ना होता हो तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम पहले ये पता लगाएं कि ये सम क्या 180 डिग्री होता भी है या नहीं होता हर हालत में। और अगर होता है तो ये जो है वो आपका डेरिवेशन बिल्कुल सही है। अगर नहीं होता है या ये वारी कर सकता है तो फिर ये डेरिवेशन जो है वो हमारा गलत होएगा। लेकिन ये गलत होगा नहीं, क्योंकि मैं अभी प्रूव करूंगा आपके सामने कि ये वाला सम 180 डिग्री होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिराइव करना कि ये 180 डिग्री क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है?
आप खुद भी डेराइव कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो सर्कल है ना वो थोड़ा सा बड़ा लीजिए, सर्कल थोड़ा सा बड़ा लीजिए ऐसे डेरिवेशन के अंदर, जब सर्कल के अंदर काम करना होता है। हमने कोई भी यहां पे कोड ले ली, कोई भी यहां पे कोड ले ली अपन ने, ए बी कोड ले ली, ठीक है। ये सेंटर आ गया O, और सेंटर O जो है उसको हमने ए बी से मिला दिया, समझ गए। तो ये दोनों रेडियस हो गई। चलिए अब ये जो ए बी जो है, ये एक डेरिवेशन हम बार बार पहले कर चुके हैं कि अगर ये कोड इस सेगमेंट के अंदर, ये वाली ए बी कोड जो है वो इस सेगमेंट में जो भी एंगल बनाएगी, अगर वो थीटा होगा तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, समझ गए। अब ये अपने इस छोटे वाले सेगमेंट में जो एंगल बनाती है वो देख लेते हैं, कहीं पे भी कोई एंगल ले आते हैं, समझ गए। और जहां पे भी आप ये एंगल बना रहे हो, सपोज ये एंगल आपने सी ले लिया, यहां से आप ऐसे कीजिए, सेंटर को मिला दीजिए। बिल्कुल मैं आसान तरीकों से आपको बता दूंगा, ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहां पे। आप ये देख लीजिए कि अगर ये एंगल आप x लेते हैं, ये एंगल x लेते हैं, तो क्या ये सेंटर से ये मिल रहा है, तो क्या ये रेडियस हुई या नहीं हुई? तो ये रेडियस होगी, और ये OA जो है वो भी क्या होगी, रेडियस होगी। तो आप देखिए कि जो ट्रायंगल OAC है उसमें OA और OC दोनों रेडियस है, तो अगर ये दोनों लेंथ बराबर है तो यहां पे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो ये x और x, तो इस ट्राइंगल के अंदर ACO में CO को आगे अगर मैं बढ़ा दूं तो यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। और दोनों इंटीरियर एंगल क्या क्या है अपने पास में, x x है, मतलब 2x इनका सम है। तो क्या इसको अपन 2x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। द सेम वे आप देखिए इसको, ये मैंने थोड़ा सा मिटा दिया था ताकि आपके समझने में दिक्कत ना आए। ऐसे मैं एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, आपको क्लियर दिखने लगेगा। OC और OB ये दोनों रेडियस हैं, सेंटर से मिल रही हैं। तो ट्राइंगल OCB जो है उसमें ये दोनों लेंथ अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल x के इक्वल हो, लेकिन कुछ भी हो, सपोज ये y है तो ये एंगल भी क्या होगा, y होगा, कंप्लीट एंगल। और अब आप ध्यान दीजिए कि ये CO को आपने एक्सटेंड कर दिया यहां पे, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। ट्रायंगल OCB का एक्सटीरियर एंगल बन गया या नहीं बन गया? ये तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया तो इस ट्रायंगल का, इसलिए ये इस एक्सटीरियर एंगल के सामने वाली दोनों जो इंटीरियर एंगल्स है इनके सम के इक्वल होगा। तो ये y है और ये y है, तो ये टोटल 2y है इनका सम। इसका मतलब ये क्या होगा, 2y होगा। समझ में आई बात यहां तक? मतलब आपको क्या पता लगा कि सेंटर के ऊपर वाली साइड के अंदर जो टोटल एंगल बना वो 2x प्लस 2y बना, 2x प्लस 2y बना, जबकि ये वाला जो एंगल है वो x प्लस y है। अब मैं इस सारे को हटा देता हूं और अब आपको ये पिक्चर बिल्कुल साफ दिखने लग जाएगी कि किसी कोड AB के द्वारा जो छोटे सेगमेंट में ये जो एंगल बना है ना x प्लस y, इसका डबल सेंटर के ऊपर की तरफ एंगल बनेगा 2x प्लस 2y। समझ में आई बात या नहीं आई? अब आप देखिए कि ये 2x प्लस 2y है, तो यहां पे क्या है, इस एंगल का अपन पता लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। ये जो पूरा एंगल है वो 360 डिग्री का है, और ये सारा 360 डिग्री का है। इसमें से अपन क्या माइनस कर दें, अगर ये 2x प्लस 2y ये ऊपर वाला एंगल माइनस कर दें तो ये बच जाएगा। तो मैं माइनस कर देता हूं, डबल ऑफ x प्लस y लिख दूं इसको, 360 माइनस डबल ऑफ x प्लस y। समझ गए? ये एंगल आ गया अपने पास में 360 माइनस डबल ऑफ x प्लस y। अब इस AB से कहीं पे भी हमने क्या कर दिया, कहीं पे भी हमने इस वाले सरकमफ्रेंस के ऊपर एक एंगल बना दिया। समझ गए? हमने पहले डेराइव कई बार कर लिया है ये कि किसी कोड के द्वारा इस साइड में, बड़ी साइड में जो भी एंगल बनेगा वो थीटा होता है, तो सेंटर पे वो 2 थीटा बनाता है। या इन अदर वर्ड्स मतलब वाइसा वर्सा कि अगर यहां पे जितना भी एंगल होगा 2 थीटा होगा तो ये वाला एंगल इसका हाफ होके थीटा बनेगा। मतलब यहां जो एंगल है वो इस वाले एंगल का हाफ है। यहां जो एंगल है
यहां जो एंगल है वो इस वाले एंगल का हाफ होगा, और ये एंगल अपने को पता है कितना, 360 माइनस डबल ऑफ x प्लस वाई। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 180 माइनस 2 से काटेंगे तो ये 180 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस वाई। तो ये एंगल तो अपने पास में क्या आ गया, 180 माइनस x प्लस वाई आ गया, ये वाला एंगल तो। और ये एंगल अपने पास में क्या है, x प्लस वाई है। ये एंगल तो x प्लस वाई है और ये एंगल 180 माइनस x प्लस वाई है। तो अगर इस और इस एंगल को मैं जोड़ता हूं, 180 माइनस x प्लस वाई में क्या ऐड करता हूं, x प्लस वाई, ये वाला एंगल ऐड करता हूं, एंगल C, तो ये दोनों कैंसिल हो गए या नहीं हो गए, प्लस का x प्लस वाई और माइनस का x प्लस वाई। और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास में बचा क्या, 180 डिग्री। तो इससे ये चीज बिल्कुल प्रूव होगी कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसकी 4 साइड्स है वो चतुर्भुज हो गया, और साइक्लिक इसलिए है, चक्रीय इसलिए है क्योंकि इसके चारों जो पॉइंट्स हैं, चारों जो कॉर्नर हैं, वो कहां पे आते हैं, सर्कमफ्रेंस के ऊपर आते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो वी कैन कंक्लूड दैट sum of the opposite angles of any cyclic quadrilateral is always equal to 180 degree. What can we conclude? We can conclude by this that sum of the opposite angles of any cyclic quadrilateral is always equal to 180 degree. Clear or not? अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये भी क्या होंगे, दोनों 180 डिग्री होंगे। इसी तरीके से ये प्रूव हो जाएंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और वीडियो आपके पास में है ही। जब ये प्रूव हो जाता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम जो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इट मींस आपकी जो ये वाली थ्योरम थी जो अपन ने अभी प्रूव की, वो सही डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है, कभी भी कोई डाउट हो तो चाहे आप इस तरीके से फटाफट एंगल रख के कर लिया कीजिए। यहां सेंटर पे रखा आपने, ये एंगल बनाया, कुछ भी आपने एंगल बोल दिया, आपका जो दिल करे। एंगल से प्रूव करना आसान होता है। मान लो ये एंगल आपने ले लिया साहब, 140 ले लिया, यहां से किया, तो जाहिर सी बात 140 के ही 2 पार्ट होंगे, तो आपका दिल करे वो 2 पार्ट ले लो, 140 के 2 टुकड़े ले लो आप। सपोज ये 80 ले लिया और ये 60 ले लिया, तो अगर ये 80 है तो क्योंकि ये दोनों रेडियस है, मैं थोड़ी सी स्पीड यहां पे बढ़ा देता हूं क्योंकि रिपीट ही कर रहे हैं। अगर ये 80 है, ये दोनों रेडियस हैं, तो दोनों लेंथ बराबर हैं, तो अगर ये एंगल 80 है तो ये एंगल भी 80 होगा। अगर ये 80 है तो यहां पे जो है वो कितना बनेगा, यहां 160 बनेगा, और वैसे यहां पे देख लीजिए कि यहां 20 बनेगा, 180 सारा होना चाहिए। और इधर आप देखोगे कि ये 60 है, तो ये भी क्या होगा, फिर 60 होगा। ये 60, तो फिर ये तीसरे को भी 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 होता है। और आप वैसे देखोगे तो ये वाला कितना बनेगा, 120 बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। समझ गए? तो 160 और 120 हमारे पास कितना आ गया, 280। तो अगर आप टैली करना चाहो तो देख लो, 280 का आधा 140 यहां पे है। समझ गए? एंगल लेने से क्या है कि ऊपर वाले थीटा बीटा प्रूव नहीं करने पड़ते, आप सीधा यहां पे देखिए कि ये 60 आ गया और ये 20 आ गया, 20 और 60 80। तो इसका मतलब है कि इसी जीवा से आप कहीं पे भी दूसरा एंगल बनाएंगे, तो अगर वो सेंटर पे, ये जीवा अगर सेंटर पर 80 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसका मतलब है कि ये जीवा इस वृत्त की परिधि के ऊपर 80 का आधा 40 डिग्री का कोण बनाएगी। और अगर ये 40 है और ये 140 है, तो क्या ये 180 बनते हैं या नहीं बनते? तो ऑब्वियसली 180 बनते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी वैल्यूज यहां पे रख के। और ध्यान रखना जो बेसिक 3 थ्योरम्स थी ट्रायंगल की, एक तो क्या है, सिमिलरिटी प्रूव करना, और एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। ये चीज अपन ने कई बार प्रूव कर ली क्योंकि इनकी बार बार रिक्वायरमेंट है। ये चीजें आपको अब आसानी से यहां पे नजर आने लग जानी चाहिए। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अच्छा इसको प्रूव कर लिया, तो इसमें जो है वो फिर आप ये भी कह सकते हैं, ये जो थ्योरम है इसका एप्लीकेशन भी दोनों जगह पे रहता है, ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन के अंदर। किसी भी सर्कल में सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, जो सर्कल का वृत्त का व्यास होएगा, जो सेंटर से होके गुजरेगा। ठीक है, कोड है जो है, द लार्जेस्ट कोड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। Largest chord is the chord that passes through the center of the circle. Clear or not? So
सो आप ये देखिए कि यहां से अगर कोई एंगल बनता है तो वो एंगल कितने डिग्री का होगा। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से सेंटर पर जितना एंगल बनेगा उसका आधा यहां पे बनना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन है तो सेंटर पर कितने डिग्री बन रहा है 180, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए 90 डिग्री का बनना चाहिए। फिर भी जो है वो अगर आपके दिमाग में रहता है कि सर समझ में नहीं आया कि 180 या सेंटर पे, तो कईयों को लगेगा कि बन ही नहीं रहा कुछ एंगल, क्योंकि जब ऐसे बनता है तब तो दिखता है, समझ गए। और जब स्ट्रेट लाइन है तो इसको आप एंगल यूजुअली जो है वो देख नहीं पाते, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए, इसको मिला लीजिए, ठीक है, और एक्सटेंड कर दीजिए। इसको एक्सटेंड कर देंगे तो अब आप देखो कि यहां पे ये सपोज O है, ये A है, ये B है और ये C है, तो जितनी लेंथ OA की है उतनी लेंथ OB की है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, समझ गए। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है, और अगर क्योंकि OC और OB दोनों रेडियस है, इसलिए इस ट्राइंगल में BOC जो ट्राइंगल है इसमें ये दोनों रेडियस है, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर है। तो अगर ये y है तो यहां पे ये भी y है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्राइंगल OAB का, जिसमें ये x है और ये x है, तो ये जाहिर सी बात है कि कितनी होनी चाहिए 2x। और इसी तरीके से ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का, इस ट्राइंगल का OBC का, जिसमें दोनों इंटीरियर एंगल y है, तो ये 2y होना चाहिए। और अब आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके एक तरफ के जो एंगल है वो क्या आ गए 2x + 2y आ गए, जो कि किसके बराबर है 180 डिग्री के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के टोटल कोण जो है वो 180 डिग्री होता है। 2x + 2y की वैल्यू 180 है, 180 है, तो x + y की वैल्यू कितनी होगी 90 होगी। और आप ध्यान से देखिए ऊपर ये एंगल कितना है x + y। तो इससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि किसी भी सर्कल के अंदर जो व्यास है, जो डायामीटर है, वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, हिंदी में वृत्त की परिधि पर जो भी कोण बनाती है वो कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए या नहीं समझ गए? ये बहुत जरूरी चीज थी। इसी चीज को हमने किसी एक और तरीके से प्रूव करना है। आपको लगेगा कि एक तरीके से प्रूव कर लिया तो दूसरे से प्रूव करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए प्रूव करने की जरूरत है कि क्यों दूसरा जो है वो आप इस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और उसके ऊपर भी यूजुअली सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जिसका थोड़ा बेसिक हम कर चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में प्रूव हो जाएगा। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। सर्कल जो है वो ट्राइंगल से ही प्रूव होती है उसकी थ्योरम से, तो इसलिए जो है वो ट्राइंगल के बेसिक्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। हमने ये एक थ्योरम पहले फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि कोई भी ट्राइंगल जो है उसके किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाता है तो ये जो लाइन बनती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल और उससे आधी होती है, ठीक है। ये सिमिलरिटी के बेसिस पे अपन पहले प्रूव कर चुके हैं, वहां पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी 2 लाइंस के मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाता है तो ये जो लाइन है वो थर्ड लाइन के पैरेलल और उससे आधी होती है, समझ गए। और इसी तरीके से अगर इन दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो ये जो लाइन बनेगी वो इस थर्ड लाइन के पैरेलल और उससे आधी होगी, ठीक है। तो मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना ले जाके आपको नंबर्स पे दे देता हूं, डिजिट्स पे आपके लिए आसान हो जाएगा। हम कोई भी ट्रिपलेट ले लेते हैं, कोई भी ट्रिपलेट, आसान सा कोई ट्रिपलेट ले लीजिए, 3 4 5, उसको अपन बोल देते हैं 6 8 10, 6 8 और 10, समझ गए। अगर ये सारा 6 है तो ये जो लाइन है ट्राइंगल ABCD में, ABCDE जो है उसमें क्या आप बता सकते हैं कि D जो है वो AC का मिड पॉइंट है और E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो इसको मिलाने वाली ये जो लाइन है DE, इसकी लेंथ AB जो है उससे आधी होएगी, ये लेंथ इसके पैरेलल और इससे आधी होएगी। तो अगर ये सारी 6 है तो यहां से यहां तक ये 3 है, और ये भी मिड पॉइंट है इसलिए ये भी 3 है और ये भी 3 है। ये सारा 8 है तो यहां से यहां तक ये 4 है और यहां से यहां तक ये 4 है। और जो लाइन DEF मान लिया, सपोज ये लाइन FD जो है, ये FD जो है वो क्या है, AB और
AC के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है FD। तो इसका मतलब ये जो FD की लेंथ होगी वो BC की लेंथ से आधी होगी और ये इसके पैरेलल होगी। तो अगर ये सारी 8 है तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये 4 है। समझ गए नहीं समझ गए? अब आप क्या कीजिए, BD को मिला दीजिए। क्या कीजिए? BD को मिला दीजिए। और अब आप ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इसके पैरेलल जो लाइन आएगी उसमें यहां पे भी कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और आप ये देखेंगे कि ये जो बेस है इसके पैरेलल ये जो लाइन जा रही है, तो अगर यहां 90 बन रहा है तो यहां पे भी 90 बनेगा, और एक तरफ 90 बनता है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली 90 बनता है। तो चाहे आप इधर से देख लीजिए 3 4, चाहे आप इधर से देख लीजिए 3 4, तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाला जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गया, चाहे आप ऐसे देख लें चाहे आप ऐसे देख लें। समझ गए? जिसमें एक साइड 3 है और एक साइड 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमने जो फर्स्ट लेक्चर है उसके स्टार्टिंग में ज्योमेट्री या इन थ्योरम्स की जो शुरुआत की थी, अभी मैंने यहाँ पे वही थ्योरम्स जो है वो कवर की हैं, लगभग वो सारी थ्योरम्स जो ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में कॉमन है। समझ गए? तो वहां हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की थी, दैट सेज दैट सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 25, 25 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्या आपको पता लग गया कि BD की लंबाई 5 है? जब BD 5 है, AD 5 है, DC 5 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है B पर, उसके हाइपोटेनस AC का जो मिड पॉइंट है वो इन तीनों पॉइंट से, A से, B से और C से बराबर दूरी पे है, ये तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये भी इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है? क्योंकि ये सारी क्या थी? 10 थी, और यहां से यहां तक हाफ होएगी तो 5 मिड पॉइंट है ना, ये हमने मिड पॉइंट लिया है, और ये 5, तो यहां से यहां तक ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब इसको अगर मैं सेंटर मान के और इस 5 को रेडियस मान के अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो वो सर्कल क्या करेगा? तीनों पॉइंट से होते हुए निकलेगा। समझ गए? तो जब तीनों पॉइंट से होते हुए निकलेगा तो यहां पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो AC है, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस है, इसका कर्ण है, वो इस वाले वृत्त का, इस वाले सर्कल का क्या बन गया? ये इंग्लिश में डायामीटर बन गया और हिंदी में ये जो है वो व्यास बन गया। समझ गए? तो इस व्यास के द्वारा इस वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है? 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो ये दूसरे तरीके से प्रूव हो गया कि कोई भी व्यास जो होता है वो किसी भी व्यास जो होता है वो वृत्त के ऊपर, वृत्त की परिधि पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गए? और फिर जो है वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की एक कॉमन चीज आ गई। आप ध्यान से देखिए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 3, ये 4, ये 5, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 3, ये 4, ये 5। समझ गए? मतलब यहां पे जो है वो बड़ा ट्रायंगल 4 छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, और ये चारों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो एक थ्योरम आपके सामने और आ जाती है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में जब तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो ऐसे बनने वाले छोटे चारों, ऐसे जो चारों बने हैं आपके पास में क्या छोटे त्रिभुज, ये चारों त्रिभुज जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। मिड पॉइंट है तो ये A है, ये A है, ये 2A है, तो ये सामने वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये इसकी आधी होगी और पैरेलल होगी तो ये A होगी। अगर ये 2B है, BB, तो ये वाली B होगी, और ये अगर CC है तो ये पूरी C है तो ये इसकी आधी, ये पूरी डबल C है, 2C है तो ये आधी C होगी। अब देखिए हर ट्रायंगल ABC, 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 तो ये चारों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, और कॉन्ग्रुएंट बनने का, ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और जाहिर सी बात है कि जब कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल के एरिया को 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, और ये अपने से बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। जब आपकी साइड सी तीनों सेम हो गई, साइड छोटी बड़ी हो गई लेकिन सेम तो हो गई, तो जब सेम हो जाती है साइड का रेशियो, छोटे ट्रायंगल का 1 1 1 का है, और मतलब छोटे और बड़े ट्रायंगल में कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या है? यहां A है तो यहां 2A है, मतलब 1:2 का। समझ गए? तो 1:2 का मतलब क्या हो गया कि अगर इनके एरिया की बात की जाए तो अगर दो ट्रायंगल्स, दो
सिमिलर हो या सिमिलर ट्राइंगल्स हो, उनकी साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो इनके एरिया का रेशियो जो है वो 1:4 होता है, क्योंकि साइड का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। यहां पे सर्कल पे 90 डिग्री क्यों बनता है, इस तरीके से भी और उधर दूसरे तरीके से भी, XY वाले से। ठीक है, अब आप आइए, स्पीड मैं थोड़ी कम रख रहा हूं, तो दोस्तों जब भी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है, आप 20%, 25% जो भी है, 50% स्पीड जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए जो है वो वहां आपके पास ऑप्शन है, तो मैं स्पीड ज्यादा नहीं रख रहा हूं। अभी हमने जिक्र किया था कि इस तरीके से जो जीवा है ऐसे बाहर निकल गई और इधर से जीवा जो है वो ऐसे बाहर निकल गई और वो जो है कहीं बाहर जाके मिल गई, और मिलने के बाद में ऐसी जो स्ट्रक्चर बनी, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो AB और AC का गुणा वही होगा जो कि AD और AE का होगा। समझ गए? गलती क्या होगी आपसे वो मैं पहले बता देता हूं। जब इसको सॉल्व करोगे तो गलती ये होगी, जब वो आपको कोई वैल्यूज दे देगा तो आप ये पार्ट और ये पार्ट का प्रोडक्ट इस पार्ट और इस पार्ट के प्रोडक्ट के बराबर रख देंगे, जो कि आपको एब्सर्ड आंसर दिलाएगा। AB AC का प्रोडक्ट AD और AE के प्रोडक्ट के बराबर है। खुद डिराइव करके देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर बाय द वे नहीं हो तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा और आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। अब इसी चीज के अंदर इन्हीं जीवा पे, पहले तो जीवा कहां मिल रही थी, बाहर मिल रही थी। हमने एक केस लिया जिसमें एक टेंजेंट थी और एक जीवा जो बाहर निकल गई, जो सेकंड बन गई, वो मिली। याद है ना, PT इंटू PT इज इक्वल टू PA इंटू PB। फिर अपन ने केस लिया जिसके अंदर एक ऐसे जीवा बाहर निकल के सेकंड बन गई और एक ऐसे बन गई और ये बाहर मिल ली। ठीक है, उनका रिजल्ट। और तीसरा रिजल्ट ये है कि जब ये जीवाएं आपस में ही कहीं इसके अंदर ही मिल जाए, इसके अंदर ही मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये मैंने जीवा मान ली AB और ये मान लिया कुछ भी CD। ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है वो O हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको मिला देता हूं, इसको मिला देता हूं, इसको मिला देता हूं, और आपको ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं सोचना कि किसको किससे मिलाना है, कोई रट्टा मारना। आपका जो दिल करे मिला दीजिए, कोई उससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, ये एंगल अगर x है तो क्या इसके सामने वाला ये एंगल x होगा या नहीं होगा? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। आई बात समझ में? अब हमने जीवा पकड़ ली, फॉर एग्जांपल ये CB जो है वो किसका काम कर रही है? एक कोड का काम कर रही है। CB जो है वो एक कोड का काम कर रही है। तो CB कोड से इस सर्कल की सेंटर परिधि पे, सर्कमफ्रेंस पे जो भी कोण बनेंगे, जो भी एंगल बनेंगे, वो सारे एंगल बराबर होंगे। हम बार बार करते आ रहे हैं कि किसी भी कोड द्वारा जितने भी एंगल बनते हैं सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो CB कोड के द्वारा अगर यहां पे एंगल Y बन रहा है, दिख रहा है, ये Y है। ठीक है, इस कोड के द्वारा यहां एंगल अगर Y बन रहा है, तो इसी कोड से क्या कहीं और कोई एंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको? जब आप एक कोड को पकड़ लो तो उस कोड पे आपकी नजरें गड़ी होनी चाहिए कि इससे कहां कहां पे कोई और एंगल बन रहा है। यहां से अगर D पे बन रहा है तो यहां से अपना A पे भी बन रहा है। इसी कोड CB के द्वारा एंगल A पे भी बन रहा है। तो अगर ये एंगल Y है तो ये इस कोड के द्वारा यहां जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा? Y बनेगा। समझ गए या नहीं समझ गए? और अब जब किसी भी ट्रायंगल के, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल DOB को देखिए, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर प्रूव हो गए, ये दोनों एंगल YY बराबर प्रूव हो गए। तो अगर दो एंगल बराबर बराबर प्रूव हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा? बराबर प्रूव होगा। समझ गए नहीं समझ गए? जब थोड़ा करने लगोगे ना तो चीजें बहुत सारे तरीके से थ्योरम अपने आप को बार बार जो है वो प्रूव करती रहती है। देखिए, आप AD को लीजिए, अगर आप AD को जीवा मानेंगे तो AD से देखो नीचे जो एंगल आ रहा है वो कितना बन रहा है? यहां पे AD से यहां जो एंगल बना परिधि के इस पार्ट पे वो कितना है? Z। और परिधि से इस पार्ट पे भी जो एंगल बन रहा है वो Z। तो क्या प्रूव हो गया कि परिधि जीवा से यहां पे परिधि पे इधर भी Z बना और इधर भी Z बना, तो कोई भी जीवा जो है वो एक तरफ के सेगमेंट में परिधि पे जितने भी कोण बनाती है वो दोनों कोण क्या होते हैं? जितने भी कोण बनाती है वो सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ गए?
अब आप इस ट्राइंगल को ले लीजिए, पहले तो सबसे पहले एंगल देखिए, क्योंकि ट्राइंगल के को नेम हम उस एंगल के अकॉर्डिंग देंगे। एक्स वाई जेड ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो अब ये देखेंगे इधर वाला ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ठीक है, एक्स वाई जेड ओ डी बी, ओ ए सी एक्स वाई जेड, ध्यान से देखो ओ ए सी, और इधर एक्स वाई जेड ओ डी बी, ये एक दूसरे के सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इनके सिंबल ऐसे लगना चाहिए, ये ट्राइंगल, तो ये अंडरस्टूड ये कि ये ट्राइंगल है ओ ए सी और ओ डी बी। अब आप देखो कि यहां से एक मुझे ओ ए लेना है, तो मैं ओ ए ले लेता हूं, ठीक है, और ओ ए को मुझे मल्टीप्लाई कराना है ओ बी से। आप चिंता मत कीजिए कि सर हमें कैसे पता होगा कि क्या किसको मल्टीप्लाई करना है, आप कुछ भी कर लीजिए, इससे जितने भी रिजल्ट डिराइव होंगे उन पर सब पे सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन इसलिए मैं ऐसा सोच पा रहा हूं अब, क्योंकि ये तो हमने अपने आप बनाए हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन में थे नहीं। क्या ओरिजिनल क्वेश्चन में थे? ओरिजिनल क्वेश्चन में सिर्फ क्या चीज थी? दो जीवाएं थी, तो इसलिए हमें जो भी डेरिवेशन करना है वो इन जीवा पे ही करना है, तो इसलिए मैं वो ले रहा हूं कि मुझे वहां ओ एच मिलता है, ठीक है, और मुझे ओ सी भी मिलेगा, मुझे जो है वो ए सी नहीं मिल रहा, क्योंकि ए सी तो मैंने बाद में अपने आप लगाया था, समझ रहे हैं, तो इसलिए ए सी को छोड़ रहे हैं। ओ ए और ओ सी है, ओ सी ओ ए अपॉन ओ सी कर देता हूं, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए आ गया 1 2 पे, ऊपर आ गया 1 2, नीचे ओ सी आ गया 1 3, 1 3, तो ऊपर 1 2 लगा दीजिए ओ डी, और नीचे 1 3 लगा दीजिए ओ बी, ये बराबर हो जाएंगे। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, सामने चला जाएगा ना, ओ सी इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ओ ए ओ बी इन दोनों का गुणा ओ सी और ओ डी के गुणा के बराबर है, समझ गए नहीं समझ गए? तो यहां पे क्या प्रूव हो जाता है कि किसी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, जी, यहां पे क्या प्रूव हो जाता है कि किसी भी सर्कल के अंदर जो दो जीवाएं होती हैं वो अपने आप, वो जब इंटरसेक्ट करती है तो एक जीवा के दोनों जो टुकड़े होते हैं, दोनों जो पार्ट होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो गुणा है, वो दूसरी जीवा के दोनों टुकड़ों के गुणा के बराबर होता है, समझ गए। लेकिन यहां पे किया क्या जाता है, वो थोड़ा सा आंखों का धोखा क्रिएट कर देते हैं। जब आपको फिगर बना के देंगे ना तो वो ऐसे दे देंगे, ये दे दिया ए बी और ये दे दिया सी डी और ये दे दिया ओ, क्या दे दिया, ये ए बी और ये सी डी दे दिया, यहां पे ओ दे दिया, ओ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। और अब जब वो लिख देंगे रिजल्ट्स के अंदर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो उनमें से एक रिजल्ट ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ए ओ इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, समझ गए। जब आप ऐसा लिख के आपको देगा तो आप समझ जाइए कि वो आपको जो है आपके साथ ट्रिक कर रहा है, आपके ऊपर साइकोलॉजिकली अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां देखने में स्टूडेंट को लगेगा कि अरे यार वो तो इतनी लंबी है, इसका और इसका गुणा यार इस छोटे छोटे के गुणा के बराबर तो क्या होगा। तो जो है ये साइकोलॉजिकल अटैक आप पे किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा ए और ओ बी का प्रोडक्ट जो है वो ओ सी और ओ डी के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, बराबर ही होगा। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें और देख लीजिए, इस सेशन को भी खत्म करेंगे। यहाँ पे एक दो चीजें हल्की फुल्की चीजें वो देख लीजिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बची हैं वो एक सेशन में या मैक्सिमम 2 सेशन में जो है वो कवर हो जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट है, जिनके डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है। ये सपोज सेंटर है, ये एक जीवा है, जीवा कोड के मिड पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट को सेंटर से मिला दिया मैंने, ठीक है, सेंटर से इस मिड पॉइंट को मिला दिया। अब अगर मैं ये मिलाता हूं ए बी ओ, ये कुछ भी मान लिया, पी मान लिया,
या डी मान लिया, सी मान, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ए सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, हमने लिया ही मिड पॉइंट है, हमने सेंटर को मिलाया किससे है, मिड पॉइंट से मिलाया है। तो सी जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब जितनी लंबाई ए सी की है उतनी लंबाई किसकी है, सी बी की है। और ये ओ सी जो है वो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। ए ओ जो है वो ओ बी के बराबर, ए सी जो है वो सी बी के बराबर, और ओ सी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इट मीन्स ये कंफर्म हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। और ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की है, तो इसलिए यहां पे भी 90 डिग्री होगा और यहां पे भी 90 डिग्री होगा। समझ गए। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि केंद्र से किसी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, तो जीवा पर हमेशा लंब होती है। समझ गए। कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट कैन वी नेम द लाइन which meets the chord, which meets the at midpoint of any chord of a triangle, ठीक है। मतलब सेंटर से जो मिलनी चाहिए, सेंटर से जो लाइन किसी कोड के मिड पॉइंट को मिलाती है तो वो क्या हो जाएगी, दैट इज द परपेंडिकुलर ऑन दैट कोड। This line is the perpendicular on chord. A line which is drawn from center and meets any chord at its midpoint, that always forms 90 degree at it. That is always perpendicular on it. ठीक है, ये इसके ऊपर हमेशा क्या होती है, perpendicular होती है। इसी से ही छोटी मोटी, अच्छा इसका इनवर्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, केंद्र से मिलाने वाली वो रेखा या केंद्र से डाले जाने वाला लंब, किसी जीवा पर केंद्र से डाले जाने वाला लंब, ठीक है, किसी कोड के ऊपर सेंटर से डाले जाने वाला परपेंडिकुलर क्या करता है, तो परपेंडिकुलर जो है वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, वैसे ही ये आपने ए बी कोड ली, अगर ऐसे ही आप इतनी लंबाई की सपोज एक कोड और ले लेते हो ए सी, क्या ले लेते हो बी सी, अब इनको मिला देंगे अगर, तो ये तीनों बराबर हो गए, ये और ये क्या होगी, बराबर होगी। तो फिर यहां से जो परपेंडिकुलर डालोगे और यहां से जो परपेंडिकुलर डालोगे, क्या इन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ओ ए बी जो है और ओ बी सी जो है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये बिल्कुल एक दूसरे के समान है। समान का मतलब है कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे, इनके जो लंब होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब दोनों की लंबाइयां सेम होगी। तो इससे क्या कहा जा सकता है कि किसी भी सर्कल के अंदर, केंद्र से किसी भी सर्कल के अंदर बराबर लंबाइयों की जो कोण होती है वो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, वो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। और इसका इनवर्स भी कह सकते हैं कि वो जीवाएं जो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी सी कुछ एक चीजें हैं जो अपन यहां पे कर सकते हैं। सेशन ज्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो पीछे ज्योमेट्री का काम हुआ है इसके ऊपर इसको रिवाइज कीजिए और वर्कआउट कीजिए। ओके, हैव अ नाइस टाइम फ्रेंड्स।